हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से मेरी कोशिश होगी कि सेक्शन वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराई जाए और ये इसके सीरीज में लाऊंगा आपको लिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके 5 मार्क्स वाले प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कर लोगे तो आपका जो हेडेक है इन क्वेश्चनों को लेकर वो दूर हो जाएगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे और एग्जाम में हम फोड़ के आएंगे, है कि नहीं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, है ना। और एक अच्छा सा भी कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, 100%, ठीक है, ज़रूर पूछा जाएगा। चाहे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लिया है मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड इक्वल हैं, ठीक है। शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला वाला तो बोल ही रखा है कि उसके जो रूट्स है वो रियल हैं और इक्वल है, और उसकी मदद से आपको इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को भी इक्वल शो करके दिखाना है। और इक्वल तभी होता है जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4, इसी को आप क्या ला देते हो, 0। यानी कि सेकंड वाले इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन की मदद से इसके डिस्क्रिमिनेंट को हमें क्या ला के दिखाना पड़ेगा, 0। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। बोर्ड्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ ना। चलिए पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिखेंगे हम गिवन। देखिए कंटेंट बहुत सारे अपलोड हो रहे हैं डेली, चैनल पे बने रहिए आप, ठीक है। आप वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए। हमें गिवन पहले वाले में क्या दे रखा है, 2px प्लस mn इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है हियर। अगर देखा जाए यहाँ पर, यहाँ a मेरे पास x का कोएफिशिएंट 1 है, b मेरे पास 2p है x का कोएफिशिएंट, और जो मेरा c कांस्टेंट टर्म है वो मेरा mn है। यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। गिवन है हमें, या आप ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर इक्वल रूट्स, और रियल भी बोला है ना, इक्वल रूट्स ये हमें गिवन है। इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जो फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस के 4ac वो होगा 0 के इक्वल, विच मीन्स इट कैन बी रिटन एज b स्क्वायर माइनस का 4ac, उधर ले गए प्लस के 4ac। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये मेरा b है, पुट करो यहाँ पर 2p, 4, a मेरा कितना है 1, c मेरा कितना है mn। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 से 4 एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर क्यों मेरे पास क्या मिल गया, mn। मेरे को p स्क्वायर क्या मिल गया, mn मिल गया, है कि नहीं। इसे मैं इक्वेशन नंबर a बोल देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अगर बाय द वे किसी को कोई भी दिक्कत हो, एक बार वीडियो को आराम से दोबारा देख लेना। अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ देख रहे हो ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में ज़रूर आएगी, फोकस होकर देखना है। अब आ जाओ सेकंड वाले पोर्शन में, इस अगेन, ठीक है। अब अगेन देखो, अगेन हमारे पास जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के, ये चीज़ लंबा चौड़ा है लेकिन इजी है। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करके बताना है कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ हमें शो करनी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है कि इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हमें 0 लाना है। फॉर प्रूविंग, इस इक्वेशन सेकंड मान लो, यहाँ पे लिख दोगे फॉर प्रूविंग it is for proving it is equal roots we need to show only हमें क्या शो करके दिखाना, we need to show only its discriminant, its d equals to 0। अब d इक्वल टू 0 लेके चलना नहीं है, d आपको लाके 0 दिखाना है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ a के प्लेस पे क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, b की प्लेस पे क्या है माइनस के 2 m प्लस n, एंड c की प्लेस पे क्या है कांस्टेंट टर्म ये पूरा,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। क्लियर? नाउ डी हमें जीरो लाना है। डी फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन के लिए आपको जीरो ला के दिखानी है। बी का मेरा टर्म क्या है? माइनस के 2m प्लस एन टोटल का स्क्वायर माइनस 4। ए मेरा 1 है और सी मेरा ये टर्म है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसमें ना थोड़ा इरेज करने में प्रॉब्लम होता है। अब हमें इरेज करना है, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एनोटेशन में थोड़ा इरेजिंग में प्रॉब्लम होता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, है ना, जो कि बिल्कुल फ्री है। और चैनल पे बने रहो, वीडियो लिस्ट देखो, प्ले लिस्ट देखो, आपको ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे। अब यहाँ से हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। इस पोर्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है 4 एम स्क्वायर 4 एन स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है ना, 2ab 2mn और 2 टू 4 हो जाएगा, है ना, 4 टू 8mn हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 4 और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4mn आ जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। माइनस अब देखिए 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 4 टू 8p स्क्वायर, ठीक है, 8p स्क्वायर। बट p स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो? mn। तो p स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया? mn। आप लिख दोगे यहाँ पर फ्रॉम a, p स्क्वायर की जगह पे आपने क्या रखा? mn। अब सारे टर्म देखो अल्टरनेट कट गए और क्या गया? 0। हेंस ये इक्वेशन लिख देना पूरा, हैव इक्वल रूट्स। इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया, है कि नहीं? ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो चीज़ों को देखो कि हमें क्या गिवन है, क्या हमें लेके चलना है, क्या हमें प्रूव करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चीज़ों को आराम से समझोगे और आराम से करोगे। मेरा हमेशा से एक डायलॉग रहता है और वो डायलॉग क्या है? कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। एक्चुअली में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चीज़ों को रट नहीं सकते। अगर चीज़ों को सीख है आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो रटने के पीछे मत जाना हमेशा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्ड, एक आदमी है एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। क्लिफ का मतलब ऊपर, एकदम टिक्की में। हम अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं बंगाली में टिक्की, टिक्की बोले तो एकदम टॉप पे ऊपर। कह रहे मैन ऑफ अ क्लिफ ऑब्जर्व्ड अ बोट, एक बोट को वो ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब ऊपर से ऐसे देखेगा तो ऊपर से वो नीचे देखेगा, है ना, इस लाइन के बीच में और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीस इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली beneath the observer within a uniform speed. 6 minutes later, 6 मिनट के बाद the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. तो हमें ये दो चीज़ें पता करनी है। टाइम टेकन बाई बोट टू रीच द शोर एंड विच कॉन्सेप्ट यूज इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखिए पहले हम बनाएंगे इसका फिगर समझो। ये आपके पास, इधर छोटा सा बना रहा हूँ, ये आपके पास ना एक क्या बोला है? अ मैन ऑन अ क्लिप ऑफ ऑब्जर्व, एक चीज़ है उसके क्लिप पे बैठा हुआ है यहाँ पर, ये ऑब्जर्व करता है। ये उसका क्या है? ये पानी है, यहाँ पे बोट आ रही है, पहला बोट का पोजीशन यहाँ पर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना है? 30 है। तो सीधा सीधा बना दो, शॉर्टकट ट्रिक। पहले कितना ऑब्जर्व कर रहा है? वो 30 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। 6 मिनट के बाद बोट की पोजीशन यहाँ हो जाती है, बोट की पोजीशन ना यहाँ हो जाती है, और फिर वो यहाँ से यहाँ तक आता है बोट के। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से चेंज होकर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है।
30 से चेंज होकर क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बोट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो 6 मिनट दे रखा है। बस अगर मेरे को ये टाइमिंग पता चल जाती है, बोट की इतनी टाइमिंग पता चले, दोनों का ऐड कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी वे है वही मैं आपको बताऊंगा। अब क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि जो ये जो टावर है जहाँ से क्लिप से देख रहे हैं इंसान, इसकी जो हाइट है उसको मैं h मान लेता हूँ। अब लेट फेट वाला कॉन्सेप्ट आप खुद से लिख लेना। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। क्लियर। पहला जो मेरा बनेगा 30 और फिर जो बनेगा वो मेरा 60 था। ओके, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से लेकर मेरे को यहाँ टाइम दे रखा है, मैं मान लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ बोट की जो स्पीड है वो मान लेता हूँ मैं x मिनट, क्योंकि ये मिनट में है ना, x मिनट पर, मिनट नहीं मीटर में है क्या, हाँ डिस्टेंस मीटर में मान लो, और इस टाइमिंग को मिनट में रखना, टाइमिंग को मिनट में रखना, क्योंकि ये मिनट में गिवन है आपको टाइमिंग। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखो, अगर डिस्टेंस अगर आप ए बी में निकालना चाहोगे, ए बी की डिस्टेंस है ना, तो वो क्या होगी। ठीक, डिस्टेंस ए बी, चलो डिस्टेंस इसको टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। डिस्टेंस इसको टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरे को दे रखा है x, दे रखा है कि हमने लेट किया है, और टाइम मेरे पास क्या है 6, तो 6x मीटर हो जाएगा। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस हम ए सी नहीं निकाल पाएंगे अभी, क्योंकि ए सी की डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि इसका टाइम मेरे को नहीं पता है अभी। तो देखो, अब मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी इस चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो ट्राइंगल बनते हैं, एक ट्राइंगल ये बना है, एक ट्राइंगल वो बना है, इन दोनों को सॉल्व करो और सॉल्व करने पे आपको हर बार आंसर मिलेगा। देखो कैसे, अब हमारे पास जगह की शॉर्टेज पड़ रही है ना, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले, DBC में। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC। रिलेशन क्या लगाना होता है, जो हमें पता है और जो हमें निकालना है उनके बीच का रेशियो। और किसी को भी ऊपर नीचे आप रख सकते हो, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको ऊपर रखना है। किसी को भी ऊपर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जिसको निकालना है उसका ऊपर रख के साइन मिल रहा है, अगर उसको नीचे रख दोगे तो वो कॉसेक हो जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होते। सो देखो, हमने इस हाइट को लेट कर लिया है, ये फिक्स कर दिया है, और इसको हमें निकालना है। तो एक्चुअली ये हमें पता है और ये हमें निकालना है। सो देखिए, DC एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, DC अपॉन BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और थीटा मेरा कितना है 60। DC हमारा h है, BC हमें पता ही नहीं है, एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, सो BC क्या आ जाएगा हमारे पास, तो BC आ जाएगा हमारे पास h अपॉन √3, h अपॉन √3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई। ओके, अब आ जाओ दूसरे वाले में। ठीक है, किस में, बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल DAC, ये पता है DC, और अपॉन में मेरा जो बेस है वो AC है। ठीक है, AC है। ओके, एंड देखिए, और ये क्या हो जाएगा, tan 30। अब देखिए, यहाँ से आपको AC डिस्टेंस चाहिए होगा। आपको AC डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या है चाहिए, बहुत तरीके हैं मेरे मन में इस क्वेश्चन को करने के, कई सारे तरीके आ जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा मैं लगा पा रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके आगे देखो DC तो मेरा h है, और AC की जगह फिलहाल मैं अभी AC ही रख रहा हूँ, है ना। AC की जगह मैं AC रख लूँ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे
ए सी इसका टू क्या आ जाएगा, एच रूट थ्री, एच रूट थ्री आ जाएगा, है ना। ओके, ए सी हमारे पास आ गया एच रूट थ्री। अब एच के प्लेस पे हम रख सकते हैं वैल्यू, एच के प्लेस पे रख दो, ये क्या हो जाएगा, बी सी रूट थ्री। तो यहाँ से देखो ए सी एच के प्लेस पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में बी सी रूट थ्री, तो बी सी रूट थ्री और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में रूट थ्री है, तो ये आ जाएगा बी सी इंटू थ्री। ठीक है, तो जो ए सी आ रहा है, जो ए सी आ रहा है वो बी सी का थर्ड पार्ट है। ठीक है, सो यहाँ बी सी अगर देखा जाए तो वो ए सी का थर्ड पार्ट है। इक्वेशन नंबर इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। बताइए यहाँ तक आ गया। अब मैं थोड़ा इरेज करूँगा, आप थोड़ा इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन शानदार है। ठीक, अब बी सी और ए सी के बीच में मेरे को रिलेशन मिल चुका है। ठीक, तो बी सी मेरा क्या है, ए सी का हाफ है। ओके, अब देखो अगर आपको बी सी निकालना है, क्योंकि मेरे को पूरा ए सी तो मालूम नहीं है, अब थोड़ा मेरे को इरेज करना है इस क्वेश्चन में। देखिए एक्स माना है वो तो याद रखना आप हमेशा। ठीक है, एक्स लेट किया बोर्ड की स्पीड। अब देखो अगर मैं ए सी को लिखना चाहूँ, सिंस ए सी को अगर मैं लिख सकता हूँ, वो कैसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी। और आपको ना कोशिश करनी है ए बी और बी सी के टर्म में आंसर लाओ, ए सी को हटाओ, क्योंकि ए बी का टाइमिंग मेरे को पता है, मुझे बी सी की टाइमिंग से मतलब है। ठीक है, सो देखो ए सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए सी की जगह पे मैं थ्री बी सी रख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थ्री बी सी, और इधर क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो बी सी इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी सी, और यहाँ आ जाएगा ए बी। ठीक है, सो बी सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू। ठीक है, अगर ये एक रिलेशन मिला मेरे को, ये एक मेरे को रिलेशन मिला, बी सी क्या होगा, ए बी का हाफ होगा इन टाइम। अगर टाइम की कंपैरिजन में बात की जाए, यहाँ लिख देना इन टाइम, इन टाइम के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो जो बी सी होगा, ए बी की टाइमिंग कितनी दे रखी है, 6 मिनट बाई टू, तो बी सी की टाइमिंग कितनी होगी, 3 मिनट। तो टोटल टाइमिंग हमसे पूछ रहे थे कि जो बोट यहाँ पे था वो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मिनट गिवन है, और ये मैंने निकाल दिया 3 मिनट, 6 + 3 = 9 मिनट लेगा। सो हमारा आंसर कितना होगा, 9 मिनट। ठीक है, ये एक तरीका आ गया मेरे मन में, इजी तरीका था, जो बोट की स्पीड भी इसमें मैटर नहीं करेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ज़रूरत ही नहीं है ना मुंबई भाषा में। सो देखिए इस तरीके से भी निकाल दिया, स्पीड के कंपैरिजन में भी निकाल सकता था मैं, तो वो थोड़ा और टफ पड़ जाता, ये बल्कि ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर जो 15 है उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब इसमें सेकंड पार्ट में ये बोल रहा था कि भैया विच कॉन्सेप्ट यूज इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया। सो हमने हाइट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया इस क्वेश्चन में। सो आप क्या लिखोगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप क्या लिखोगे, हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। आराम से बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। एक, ठीक है, कह रहे हैं एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को कट किया जाता है क्यूबिकल ब्लॉक से, सच दैट डायमीटर L ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ कटोरा वटोरा होता तो मैं आपको आराम से समझा पाता, फिर भी आप समझ लो क्या बोल रहा है। एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट किया गया है वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक। तो पहले फिगर बना के समझाता हूँ मैं आपको, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने एनसीईआरटी वीडियोस में अच्छे से समझा। ये मेरा क्यूबिकल पोर्शन है,
ठीक है, ये मेरा क्यूबिकल पोर्शन है जिसका साइड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब एल गिवन है। ओके, अब इसके साइड के कम इक्वल एक क्या काटा गया है, एक काटा गया है हेमिस्फेयर। यहाँ से एक हेमिस्फेयर को क्या किया गया है, काट के फेंक दिया गया है। सॉलिड टुकड़ा है मेरे पास लकड़ी का, उसमें से ना ये वाला पोर्शन मैं वाइट कर दे रहा हूँ, इसको काट के बाहर फेंक दिया गया है। तो जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है मेरा, उसका मेरे को सरफेस एरिया निकालना है। देखो सरफेस एरिया कैसे निकाल पाओगे, ये चीज़ आपसे पूछी। अब सोचो आपके पास सॉलिड टुकड़ा है, ठीक है, ऐसे सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, इसका सरफेस क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर से इधर से इधर से इधर से नीचे से। सरफेस का मतलब ये होता है किसी पोर्शन को जब आप इन्वेलप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्वेलप कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, मतलब वो चीज़, मतलब जिस सरफेस को आप टच कर पा रहे हो। और ऑलवेज क्या होता है कि सरफेस एरिया, बच्चों को लगता है कि कट करके बाहर निकाला गया तो हमें माइनस करना है। जी बिल्कुल नहीं, आपको माइनस नहीं करना है, आपको सरफेस एरिया में प्लस करना होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाला पोर्शन क्या है, जब ये मेरा क्यूब है, ये मैंने हेमिस्फेयर को कट करके बाहर किया है, तो ये कट करके बाहर जब कर दिया है तो ऊपर वाला जो पोर्शन है जो कि डायमीटर के इक्वल है, इसमें ये बोला है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, जो ऊपर का जो फेस है उसके, है ना, जब आप काटते हो तो उसके इक्वल दे रखा है। तो ऊपर का फेस ही नहीं है, मतलब ये वाला जो ऊपर का हिस्सा था ना इसका, वो नहीं है क्योंकि काट के फेंक दिया गया है। तो सरफेस एरिया क्या होगा। ओके, तो देखो गिवन करके यहाँ पे लिख लो, गिवन साइड ऑफ क्यूब क्या दे रखा है, एल, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो क्या हो जाएगा, L/2। इसका जो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ L आएगा, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, रिमेनिंग सॉलिड सरफेस एरिया। सो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, माइनस जैसे ये लोग है ना, ऊपर सरफेस एरिया ये किया, ऊपर का पोर्शन क्या है, खाली है, कैसा पोर्शन खाली है, सर्कुलर पोर्शन खाली है, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन लिख सकते हो, सर्कल लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L², 6 साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है 2πr², और ये होता है πr², ठीक। तो 6 साइड मेरा कितना है, L², 2πr² में से π² माइनस करोगे तो π² आएगा, पाई, और r के प्लेस पे क्या है, L/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 6L² πL²/4, एलसीएम ले लोगे 6 चौके 24, L² πL² डिवाइडेड बाई 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, L² कॉमन ले लेना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। ये रिमेनिंग सॉलिड का क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, हलवा बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, आपको समझ में आ रहा है ना, ये भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। इनमें से दो चीज़ स्पेशली मोड एंड मीडियन निकालने के लिए लगभग हर बार पूछा जाता है, हर बार आता है और हर एक बोर्ड में आता है। ये तो मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई बच्चा देख रहा है दूसरे बोर्ड वाला, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, इनको देखते हैं। देखिए कैसे करना है। पहले इस क्वेश्चन में ये हमें डाटा गिवन है, ये जो डाटा गिवन है इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है और मोड निकालना है। मीन और मोड निकालना है, मीडियन नहीं बोले, मीन मोड। सो देखो आपके पास मीन निकालने के लिए जब कोई मेथड स्पेसिफिक बोला नहीं गया है तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र हो, है ना। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप प्रैक्टिस करो इन टाइप के क्वेश्चनों में, बच्चे कैलकुलेशन से घबराने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेटर रख लेते हैं अपने पास, खटाखट करके लिख देते हैं। वो आदत बन जाती है, लत लग जाती है उस चीज़ की, है ना। और फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा और आपको कैलकुलेशन पेन से करनी होगी, आपको बहुत टाइम लगेगा, आप घबराओगे, हड़बड़ाहट होगी आपके अंदर। तो जो भी घबराहट है, हड़बड़ाहट है, जो भी है वो यहाँ डालो, यहाँ से उसको हटाओ ताकि एग्जाम में हमें दिक्कत ना हो। कैलकुलेटर का यूज़ ना ही करना है, हैबिट में ही नहीं लाना है, ठीक है। टाइम बचाओ, यहाँ मत, टाइम उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपको टाइम वहाँ बचाना है, तो यहाँ लत लगने मत दो, ठीक है। सो देखो उस मीन निकालने के लिए बोला है, मीन निकालने के 3 मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। सो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो आप अगर कोई मेथड का नाम बोले तो ऑलवेज डायरेक्ट मेथड के लिए जाओ। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का, है ना। सो देखो मीन निकालने का ये मेरा फ्रीक्वेंसी का टेबल है, ये यहाँ से मेरे को एक्स गिवन नहीं है तो एक्स निकालना है। अब मेरे पास जगह तो बची नहीं है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ कॉलम छोटा छोटा करके। यहाँ पे लिखूँगा मैं इंटरवल, यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी, यहाँ मेरा एक्स और यहाँ आ जाएगा मेरा एफ एक्स। इरेज करते हैं एक पोर्शन, ये मेरा क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटरवल, इंटरवल यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉलम मीन, है ना। ये जो इंटरवल हो गया उसके बाद मेरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, उसके बाद एक्स निकालना है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा एफ एक्स का, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब भर लेते हैं फटाफट। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 200, ठीक है। ये चीज़ है। फ्रीक्वेंसीज मेरे को क्या गिवन है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। अब x निकालने का लॉजिक क्या है, इन दोनों टर्म को जोड़ो। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि देखो जहाँ से ख़त्म हो रहा है क्या वहीं से शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इंटरवल सही है। अगर जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ शुरू नहीं हो रहा तो उसको सही बनाना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन भी NCERT में मैंने करा रखे हैं, ठीक है। उस ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी देख लेना, क्या पता दे दे बोर्ड एग्जाम में। तो इन दोनों को जोड़ो, क्या 65 और 85 को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 0 कैरी 1, 8 14 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 75। तो ये पहला वाला आ जाएगा 75। अब डिफरेंस कितने कितने का है, 20-20 का डिफरेंस है, 20-20 जोड़ते रहो, ये आ जाएगा 95, ठीक है। और 20 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 115 और 20 जोड़ दोगे ये आ जाएगा 135, फिर आ जाएगा 155, फिर आ जाएगा 175, ठीक है। ये मेरा x आ गया। अब यहाँ मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं अगर मल्टीप्लाई करने लग जाऊँगा तो आपका टाइम लंबा खिंच जाएगा, है ना। तो मैंने थोड़ा मोबाइल उठा लिया, कैलकुलेटर खोल लूँगा और यहाँ पर मैं आपको करके बताऊँगा फटाफट मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपको खुद से एग्जाम में करना है ना। सो देखिए पहले वाले में f और x की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या करना है, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, सो ये आ जाएगा 300। और कोशिश जब लिखोगे ना यूनिट प्लेस के यूनिट प्लेस लिखना है। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 95 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यह आ जाएगा मेरा 475, ठीक है। फिर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 115 को 13 से,
ठीक है। सो ये आ जाएगा मेरा 1495। फिर 135 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 135 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये आ जाएगा 2700। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ तो मेरे 6 ही टर्म आ रहे हैं, और भी आएगा फिर तो। 75 95 115 135 165 175 195 और आएगा। ठीक है, ये चीज़ देखो गड़बड़ हो रही थी हमसे। 135 इंटू 20 हो गया 155, 155 गुणा 14, तो ये आ जाएगा 2170। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 175 इंटू 8। ठीक है, तो 175 इंटू 8 ये आ जाएगा 1400। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 195 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 780। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने का लॉजिक क्या है? यूनिट प्लेस पे रखना, 5 5 10 ऐसे करके ऐड करना। ठीक है, मैं फटाक से ऐड कर देता हूँ। एक्यूरेट 300 प्लस 475 प्लस 1495 प्लस 2700 प्लस 2170 प्लस 1400 प्लस 780, तो यह आ जाएगा 9320। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ही होता है, मल्टीप्लाई वगैरह है ना, इसको आप देख लेना। उसके बाद आपको सिग्मा एफ चाहिए, इन सबको ऐड करो। ठीक है, तो ये देखो 8 और 4 12, 12 और 14 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 20 46। ठीक है, यहाँ तक 46 हो गया। ऊपर से ऐड करो 13 और 5 18 और 4 22, 46 यहाँ और 22, 46 प्लस 22 ये हो जाएगा 68। सही जोड़ा ना? एक बार फिर कैलकुलेट कर लो। 8 4 12 और यहाँ तक हो गया आपका 12 14 26, 26 और 20 46 कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूले में रख दीजिए, यह है 9320 अपॉन 68। तो ये आपका जब डिवाइड करोगे तो 137.05 बार जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्या? मीन। और भी एक मेथड है, आपको वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें एक्स बहुत बड़ा बड़ा है, इंटरवल बहुत बड़े बड़े हैं, तो दूसरे मेथड पे हम लगा सकते थे, अज्यूम मीन वाला। वो भी मैंने सब सिखा रखा है, बस आपको प्रैक्टिस पे आना है। इनको क्वेश्चनों को कर लेना, अच्छा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या है? मोड भी निकालना है। मोड बहुत ही सिंपल होता है और हर बार पूछा जाता है। मोड में क्या होता है? एक फॉर्मूला है मोड के लिए, बस उसको याद रखो, बाकी तो बहुत ही आसान है। मोड में क्या होता है? फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट में आपका होता है, ब्रैकेट में आपका होता है F1 माइनस F0 इंटू H, और अपॉन में आता है 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब F1 क्या होता है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी F1 होगी। तो देखो सबसे बड़ी क्या है? 20 है सबसे बड़ी। तो इसी के ऊपर आपका ये जो वाला इंटरवल होता है, ये आपका मोडाल क्लास होता है। आपके पास आपसे पूछ सकता है कि 1 मार्क्स में मोडाल क्लास क्या है। ठीक है, मोडाल ये है हमारा, ये जो लिमिट है, छोटी लिमिट है, ये L होती है, और ये अपर लिमिट होती है U। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो L कितना है? 125, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, तो हमारे पास H 20 है। ठीक है, अगर ये मेरा F1 है, ठीक है, तो इसके आगे वाला F0 होता है और इसके बाद वाला F2। ठीक है, वैल्यूज मेरे को पता चल गई, अब यहाँ पर रख दो। तो L मेरे पास कितना है? 125। F1 कितना है मेरे पास? 20। फिर मेरा F0 कितना है? 13। H कितना है मेरे पास? H मेरे पास है 20, और सॉल्व करो यहाँ से 2F1 20 दूनी 40। फिर मेरा F0 कितना है? F0 मेरा 13 है, और F2 कितना है मेरा? 14।
अब इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर है 125 प्लस 20 में से 13 गया, 7 गुणा 20। यहाँ से देखो 27 घटाएंगे, 14 में 70, 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। इसको 13 से डिवाइड करना, जितना भी आएगा उसको इसमें ऐड कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इजी प्रॉब्लम, मोड तो हर बार आ जाता है, मोड इतना इजी क्वेश्चन है और हर बार आता है, फ्री फंड के नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और बहुत इजी भी है, बस आपको दिमाग का यूज़ करना है। बोर्ड में ज़्यादा बहुत टफ हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा एकदम इजी टाइप के। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, ये जो हमारे फिगर आपको गिवन होगा, कह रहे हैं जो एफ ट्राइंगल एफ ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट है जी डी बी के। ठीक है, ये जो एफ ई सी है वो जी बी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और एंगल एक्स हमें एंगल वाई के इक्वल दे रखा है, तो प्रूफ करना है कि ये जो ए डी ई ट्राइंगल है और ए बी सी ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर है। इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाना है तो आपके पास सिमिलर दिखाने के लिए जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, जितने भी थ्योरम होते हैं, वो सारे क्राइटेरिया आपके मन में आने चाहिए। ठीक है, और जो आपको गिवन है उससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो आपके मन में क्लिक करना चाहिए और आप आराम से चीज़ों को कर पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है वो लिख लो। गिवन हमें दे रखा है ट्राइंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल जी डी बी के। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई दे रखा है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है ए डी ई वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आपस में इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट बोले तो इक्वल, एक जैसा, पूरा एक जैसा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, देखो अगर एफ ई सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है जी डी बी के। अब ये देखो एफ ई सी कहाँ है, ये मेरा एफ ई सी, ये मेरा ट्राइंगल है, इस वाला ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है जी डी बी की, है ना। तो मेरे पास जो मेरे को चाहिए होगा, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि जो मेरा डी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। अब मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर लूँगा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया जो आपको गिवन देगा। अब एंगल x इक्वल टू एंगल y बोला है, ये मेरा बेस है, ये वाला एंगल इस मेरा ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग लाइन भी इक्वल होती है, लेंथ भी इक्वल होती है। यानी कि मेरा जो ए बी है, ए डी है, इट इम्प्लाइज जो मेरा ए डी है किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, रिजल्ट आपको शायद दिख रहा होगा। मेरे को इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, तो दोनों ट्राइंगल में ए एंगल तो आएगा ही है, ये ए एंगल कॉमन है। ए एंगल मेरे पास आ चुका है, सिमिलर दिखाना है, या तो मेरे को और एक एंगल इक्वल दिखा दो जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है अभी, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में इनका जो लेंथ है
का रेशियो वो इक्वल दिखा दो, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस प्रॉपर्टी आप लगा दोगे और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो देखिए, सो मैं क्या करूँगा, अब फिर लिख दीजिए, अब पहले इसको डिवाइड करो, सिंस फ्रॉम ए एंड बी, इतना ही लिख दोगे तो काम चल जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, इससे ए डी, इससे इसको डिवाइड किया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए ई, इस वाले को इससे डिवाइड किया, ए डी अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या दिखा दिया, इन दोनों लेंथ का रेशियो देखो इक्वल दिखा दिया मैंने, है ना, इक्वल। ये वाली लेंथ, इस ये जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी दिखा दिया। अगर रेशियो इक्वल है तो वो तो तभी पॉसिबल है जब ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल। ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाए, पैरेलल, तभी पॉसिबल है। सो मैं यहाँ पे ये दिखा दूंगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोल दूंगा बाई 6.2 थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम, बाई 6.2 थ्योरम मैं ये बोल दूंगा कि जो मेरा लाइन है डी ई वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ठीक, अब ये वाली लाइन ध्यान से देखना, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, इट इम्प्लाइज एंगल x इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल y इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्लियर बात है ना, ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आ जाओ एक ट्राइंगल में जिनको आपको सिमिलर दिखाना है, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो, सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्यों, कॉमन। उसके बाद अभी आपने प्रूफ किया, इसे कुछ इक्वेशन मान देते हैं, थर्ड मान देते हैं। देखो, एंगल x इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल y इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम थर्ड। तो आप क्या बोलोगे, बाई एंगल क्राइटेरिया, ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बाई ए क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पूछा गया है एग्जाम में। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और आएगा भी, देखना, या तो 6.1 या फिर 6.8 पाइथागोरस थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। और ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, और इसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसको मैं पहले ही करा चुका हूँ अच्छी तरीके से सेपरेट वीडियो में, आप जिसकी मैं लिंक दे दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सबसे इजी वे में समझाया मैंने, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आप ऐसे सर्च कर लेना, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम या 6.1 थ्योरम, क्लास 10 थेल्स थ्योरम बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, ये सर्च करना, यूट्यूब पे आपको टॉप पे वीडियो मिल जाएगी। इसको समझाया भी और इससे एग्जाम्पल भी दे के समझाया, इसको, इस थ्योरम को स्टेटमेंट समझाया, प्रूफ किया एकदम बेहतरीन तरीके से ईजी वे में, और इसका एक एग्जाम्पल लेके भी इस थ्योरम को समझाया। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, या फिर आप ऐसे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है, ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 5 मार्क्स में। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वाटर इन अ कनाल, कनाल समझते हैं ना, नहर, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप
आप अगर मैं नहर बनाना चाहूँ, मेरे तो उतना चित्रकार अच्छा हूँ नहीं। ये देखो, क्वेश्चन को मैंने पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ। इन डीप फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये मेरा नहर है, ये मेरा नहर है, यहाँ से ना पानी आ रहा है। इस नहर के पानी, यहाँ पर एक खेत है हमारे पास, खेत की कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी, यानी कि एरिया। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। अब खेत में जब ये पानी आ रहा है, इस खेत का पानी जब इसमें आएगा, तो पानी जब आता है तो पानी की एक हाइट होती है, इस हाइट से जा रहा है। और वो पानी की हाइट, ये तो नहीं पानी एकदम छुपा हुआ आता है, आपको दिखता नहीं है। पानी की एक पर्टिकुलर हाइट होती है जब आप सिंचाई कर रहे हो खेतों में, है ना। तो वो हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कितनी गिवन है? हाइट जो क्वेश्चन इसकी जो गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, 100 से क्या कर दो? डिवाइड। तो ये हाइट आपकी 8/100 मीटर हो जाएगी, ठीक। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, नहर पे आ जाओ। नहर की लंबाई नहीं दिया हुआ है। वाटर 6 मीटर वाइड, यानी कि वाइड बोले तो ब्रेथ हमें दे रखा है 6 मीटर। डीप यानी कि हाइट, वो हमें दे रखा है 1.5 मीटर। आपको एल गिवन नहीं है लेकिन छुपा हुआ है क्या? स्पीड। इस जब भी पानी वाले क्वेश्चन में होगा ना, तो पानी की जो स्पीड होगी, जो बहाव होगी, वही उसका लेंथ होता है। आप सोचो आपके पास एक गिलास में पानी भरा है, आप उसे ऐसे फेंक दो, तो पानी जब तक बहेगा तब तक वो आगे चलता रहेगा और वो लेंथ आगे तक बहेगी। जब उसका बहना रुक जाएगा तो वहीं उसका स्पीड थम गया, वहीं पर वो पानी शांत हो गया, तो उतनी उसकी लंबाई हो गई। पानी की मतलब स्पीड, इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्पीड होता है ना, वही उसकी क्या होती है? प्रॉपर लेंथ होती है। तो लेंथ मेरे पास क्या है? लेंथ मेरे पास है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि 60 मिनट में इतनी लेंथ है। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। यूनिट सारे सेम होना चाहिए। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, ठीक है। तो यानी कि 10,000 लेंथ है 60 मिनट में। लेकिन 60 मिनट के लिए नहीं पूछा हमसे क्या पूछा है? 30 मिनट। सो लेंथ इन 30 मिनट। 60 मिनट में अगर इतनी है तो 30 मिनट में क्या होगी? हाफ होगी। तो यह क्या हो जाएगा? 2 5 ये। तो लेंथ मेरे पास कितनी है? 5000 मीटर। अब इसके अंदर जितना पानी है नहर में, वही पानी खेत में जा रहा है, सो कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट मेरा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कनाल इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कनाल का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। और इसका एरिया कितना निकालना है वो तो आपको निकालना ही है। हाइट आपको गिवन है, कितना है हाइट, ये चीज। अब वैल्यू पुटअप करो। सो देखिए, वॉल्यूम ऑफ कनाल क्या, लेंथ कितना है मेरे पास? 5000। बी कितना है मेरे पास? 6 मीटर। एच कितना है मेरे पास? 1.5। एरिया तो आपको निकालना है और हाइट कितनी है? 8/100, ठीक है। ये डिवाइड में इधर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 15 छक्का 90, 0.1 प्लेस के बाद, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 चौके 2 पंजे 0, है ना। फिर काटो, 2 दूनी 25, ये काटो, 2 2 2 5 00, तो मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 2500, यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा एरिया। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, उतना आपका एरिया
सिंचाई का होगा खेत का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ये सीरीज है अभी, ठीक है, ऐसे सीरीज में आपके लिए लाता रहूँगा। सेक्शन 5 का है, सेक्शन 4 का लाऊंगा, सेक्शन 3 का लाऊंगा, 2 का लाऊंगा, 1 का लाऊंगा। वीडियो को प्लीज़ आपको भर भर के लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, हर दोस्त के साथ, हर भाई बंधु के साथ शेयर करो, फैला दो इसको। जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतना मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा, अच्छे अच्छे कंटेंट और लाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।